नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। रेस 2018 पूर्वोत्तर का किंग कौन होगा, आज ये साफ हो जाएगा। आपको बताएं, नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बस कुछ देर के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और तीनों राज्यों की 60 में से 59 सीटों पर वोटिंग हुई थी। आज इन सीटों पर वोटों की गिनती होगी। सबसे पहले त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर 18 फरवरी को वोटिंग हुई थी, जबकि नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को लोगों ने अपने मत को डाला था। अब समझ लीजिए आप, त्रिपुरा में बीते 25 साल से लेफ्ट की सरकार है, तो ऐसे में बाकी जो पार्टियां हैं, खासतौर पर बीजेपी जिसकी फिलहाल 19 राज्यों में पूरे देश भर में सरकार है, उसके लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि त्रिपुरा में लेफ्ट की 25 साल की सरकार को कैसे हटाया जाए और सत्ता पर काबिज हुआ जाए। तो ये तो रही बात त्रिपुरा की। जैसे जैसे नतीजे आएंगे वैसे वैसे तस्वीर तो साफ हो जाएगी। लेकिन मेघालय की बात करें तो बीते 10 सालों में यहां पर कांग्रेस सत्ता में है। अब दशक भर का राज कांग्रेस का मेघालय में, वहां पर बाकी पार्टियां कैसे सिर लगा पाती है। और वाकई एक बार फिर से बीजेपी की बात करेंगे, जो कि सत्ता में तो राज कर ही रही है केंद्र में। क्या मेघालय में भी वो सत्ता की कुर्सी पर बैठ पाएगी, ये यहां पर आज साफ हो जाएगा। नागालैंड की बात करते हैं। यहां पर साल 2003 में नागा पीपल्स फ्रंट की सरकार है, 2003 से ही, और इस बार बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में कमल खिलाने का दावा कर लिया है। लेकिन सरकार किसकी बनेगी, इसका अंदाजा अब जब थोड़ी देर के बाद मतपेटियां खुलनी शुरू हो जाएंगी। 8:03 तो हो चुके हैं। बस अब कुछ देर में हमारे पास आंकड़े भी आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे करके तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार पूर्वोत्तर का किंग कौन है। अब आप अपने स्क्रीन के राइट हैंड साइड में और हर जगह देख पा रहे हैं, ये जो बीजेपी, कांग्रेस, यूडीपी, एनसीपी, ये तमाम अलग अलग राज्यों में जिनकी जो पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, उनके आगे तो अभी 0 है। लेकिन कुछ देर में ये जो आंकड़े हैं बढ़ते जाएंगे। तो क्या बीजेपी का आंकड़ा बढ़ेगा, क्या कांग्रेस का आंकड़ा बढ़ेगा, या लेफ्ट की जो सरकार है वो काबिज रहेगी यहाँ पर सत्ता में, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, खासतौर पर त्रिपुरा में, क्योंकि 25 साल कोई कम वक्त नहीं होता है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्या यहाँ पर कोई पार्ट प्ले करेगा, क्योंकि 25 साल पहले की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम आज 2018 में बैठे हुए हैं, जब जो पूरे राजनीतिक तस्वीर है काफी हद तक बदल चुकी है। हर जगह देश में काफी राज्यों में कमल का फूल खिल चुका है। तो क्या वो इफेक्ट हम नॉर्थ ईस्ट में भी इस बार देख पाएंगे, ये अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि अब मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके बाद आमतौर पर जब हम बाकी जो राज्यों में जिस दिन काउंटिंग होती है, लगभग 2-2.5 घंटे के बाद यहाँ पर तस्वीर साफ हो जाती है। अब आज कितने देर में तस्वीर साफ होती है, क्या होता है, ये थोड़ी देर में हमें डेफिनेटली पता चलेगा, क्योंकि कवरेज हमारी लगातार जारी रहेगी और पल पल के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। चलिए तुरंत आपको एक ब्रेकिंग दे देते हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। कौन से 3 राज्य हैं? त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। इसमें वोटों की गिनती की जाएगी। तीनों राज्यों की 59 सीटों पर मतगणना का आज दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है। और यहाँ पर अब आप समझ जाएंगे कि कहां पर पूर्वोत्तर में किसकी सरकार बनेगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अनिल आनंद सर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट राकेश कपूर सर हैं, और साथ ही अंबिकानंद सहाय जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज का दिन एक बार फिर से जो हम देखते हैं कि इलेक्शन के दिन जिस तरीके से एक एक्साइटमेंट होती है, वो एक बार वैसा फिर से एक और दिन है। इस बार बारी है पूर्वोत्तर की, नॉर्थ ईस्ट की। लेकिन सबसे पहले मैं, क्योंकि काफी लंबा समय बिताना है हमें यहाँ पर, जब तक हमारे पास पूरी तरीके से नतीजे आ जाए, रुझानों में ही पता चल जाए कि आखिरकार पूर्वोत्तर में किसकी सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले अंबिकानंद सहाय जी, आपसे हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर 3 राज्य ऐसे हैं, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड जी। जब यहाँ पर जैसे कांग्रेस या लेफ्ट की सरकारें बनी, तब शायद तस्वीर थोड़ी डिफरेंट थी।
इस बार तस्वीर एक्चुअली काफी पूरे जो पॉलिटिक्स है उसकी बदल चुकी है। इस पूरी तस्वीर को देखते हुए, आज के नतीजों को जब आएंगे कुछ समय के बाद देखते हुए, मतगणना को देखते हुए, आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है नॉर्थ ईस्ट को लेकर? दो तीन बातें बिल्कुल साफ हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। पहली ये कि मेनलैंड वालों को उस इलाके की जानकारी बहुत कम है, बहुत कम है, और उसका एक सबसे बड़ा कारण रहा है इनएक्सेसिबिलिटी। इधर हाल के दिनों में यातायात बेहतर हुआ है, जिसका फर्क पड़ा है, क्योंकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएं तो आपको देखकर बड़ा तज्जुब होगा कि कुछ एक ऐसी ट्राइब्स है जिनकी भाषा कंबोडिया के भाषा से तो मिलती है, लेकिन भारत की भाषा से नहीं मिलती है। और कल्चरल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब मेघालय लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व इसकी कोर आइडियोलॉजी है, वहां मेजॉरिटी क्रिश्चियंस हैं, लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर इस बार होगी, और ये शायद मैं भी मानता हूं। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है। भारतीय जनता पार्टी की मैनेजरियल स्किल बहुत बहुत अच्छी है कांग्रेस के मुकाबले, नंबर एक। नंबर दो, आरएसएस की बैकिंग होने के कारण इसके काडर या पिछले 3 साल के अनुभव के लिहाज से कह रहे हैं, जब से 2014 में जब बीजेपी ने एक स्वीपिंग विक्ट्री जो लोकसभा चुनावों में की थी, और उसके बाद के जो विधानसभा चुनाव, और उसको वाटरशेड मार्क अगर कहिए तो वो मोदी का पदार्पण है, नरेंद्र मोदी जी का। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को मिलाकर अगर देखें तो बहुत बड़ी ताकत है। अलग करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति नहीं होती है। मैं मोदी एरा की बात कर रहा हूं कि इधर काफी इन लोगों ने पैठ बनाया है, और कांग्रेस से एक बहुत बड़ा डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत तरीके से। वो ये है कि जिसका जनाधार होता है कांग्रेस उसको हटा देती है, भारतीय जनता पार्टी जिसका जनाधार होता है उसको ले आती है, इंडक्ट कर लेती है। हाँ। हेमंत बिस्वा शर्मा को जैसे आसाम में किया। अभी पीए सांगमा परिवार को जिस तरह ये टेसिट अलायंस में है, तो जनाधार वाले लोगों को ये लाते हैं, और इन सब कारणों से भारतीय जनता पार्टी की ओवरऑल स्थिति आज बेहतर नजर आती है। लेकिन आपने कहा, जिससे पहले मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊं, बेहतर स्थिति आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की नजर आती है पिछले 3 साल के जितने भी कंपैरेटिवली जितना नजर आता है। लेकिन अगर सबसे पहले हम त्रिपुरा की ही बात करें विवेकानंद जी, यहाँ पर 25 साल से लेफ्ट की सरकार है। 25 साल कोई एक बहुत कम स्पैन नहीं होता है, बहुत बड़ा स्पैन होता है। अब वहां पर लेफ्ट का अगर गढ़ है तो कोई उसका रीजन भी होगा। अब लेफ्ट के गढ़ पर बीजेपी सत्ता में काबिज होना कितना आसान आपको लगता है? चाहे पिछले 3 साल के ट्रेंड्स की आप बात करते हैं, मोदी जी के जादू की आप बात करते हैं, लेकिन क्या वो काफी है लेफ्ट को सत्ता से हिलाने के लिए? इसको समझना होगा। त्रिपुरा की राजनीति नागालैंड और मेघालय से बिल्कुल भिन्न है। अगरतला की आबादी आप देखिए तो वहां 90% हिंदूज हैं। मेघालय में ठीक दूसरी स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी की नेचुरल एंट्री जोरदार ढंग से हो सकती है। कांग्रेस तो सीपीएम के खिलाफ जोरदार लड़ाई कभी लड़ी ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज, मैंने कहा ना, इनमें मैनेजरियल स्किल भी है, और इसमें मैं उद्धव ठाकरे जी को कोट करता हूं और एक बात कहता हूं कि इलेक्शन विनिंग टैक्टिक्स भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ी अच्छी डेवलप हुई है इन हाल के दिनों में। लेकिन चूंकि त्रिपुरा की बात हो रही है, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि सीपीएम में आज भी एक शाइनिंग स्टार है, वो मानिक सरकार, जो अपने सादगी के कारण, सदाचरण के कारण बहुत पॉपुलर है। और मैं नहीं समझता हूं कि आज जैसी मूल्य देश में राजनीति में गिर रही है, वैसे में एक मानिक सरकार टाइप का व्यक्तित्व आज भी सीपीएम में है, वो उसकी ताकत है। लेकिन पार्टी के लिहाज से
कम्युनिस्ट इस देश में हर जगह कमजोर हुए हैं। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या मानिक सरकार के बावजूद वो वहां अच्छा कर पाते हैं या नहीं। लेकिन अगर अच्छा नहीं करते हैं तो इसका दूरगामी प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पे भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। चलिए कुछ समय में हमारे पास जैसे जैसे अब मतगणना शुरू हुई है, यहाँ पर कुछ ट्रेंड्स ट्रेंड सामने आ जाएंगे। इनफैक्ट हमारे पास एक अपडेट भी आया है, नागालैंड में बीजेपी 1 सीट पर आगे है। तो इस शुरुआत को राकेश कपूर जी आप कैसे रिफाइन करेंगे? नहीं, ये तो अभी जो शुरू के ट्रेंड है, और शायद इन इलाकों में जो तीनों राज्य हैं इनमें जो पोस्टल बैलेट्स हैं ना, इनकी भी संख्या काफ़ी है। तो अब ये शुरू में पोस्टल बैलेट्स ही खुल रहे होंगे। तो ये जो प्रारंभिक बढ़त है और ये पीछे है, इसका विशेष महत्व तब आधे घंटे बाद से शुरू हो जाएगा, जब जो है जनता के वोट खुलने लगेंगे। लेकिन जो तीनों राज्यों की बात है, इन सब में त्रिपुरा का महत्व सबसे ज़्यादा है। और जो मूल बात हमें समझनी है, ये नहीं है कि वहाँ की संस्कृति अलग है, सब कुछ अलग है। वहाँ नागालैंड और मेघालय में क्रिश्चियन, नागालैंड में 90% है, मेघालय में 75% है। 1966 में जब इंदिरा जी ने असम को 7 राज्यों में विभाजित किया, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या रही इन राज्यों की? सेंटर स्टेट रिलेशंस। आप जो देखती ना कि वहाँ पे भाजपा का प्रभाव पड़ रहा, भाजपा वहाँ अकेले जो है वो कहीं त्रिपुरा को छोड़ करके, त्रिपुरा में भी उसने जो वहाँ का स्थानीय संगठन है उसके साथ गठबंधन किया है, तब उसकी पीठ पर चढ़ करके और जो वो वहाँ अपनी राजनीति कर रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसकी तरफ हम ध्यान देना नहीं चाहते हैं, वो ये है कि केंद्र द्वारा दिए गए बजट से इन राज्यों का काम चलता है। इन राज्यों की अपनी कोई खास आमदनी नहीं है, इनका अपना जो है वो कोई अपने राजस्व का ही नहीं है, केंद्र की मदद से। इसलिए केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होगी उसके साथ यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टियां वो अपने संबंध अच्छे रखना चाहती हैं। हमने अरुणाचल में जो ड्रामा देखा, अब वो बहुत ड्रामा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर रहा कि राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष दोनों एक दूसरे की सत्ता को नहीं मान रहे हैं। जिस प्रकार से उठक पटक हुई, उसका कारण सिर्फ ये था, आर्थिक आधार पर। चूंकि आर्थिक आधार पर वहां की राजनीति चलती है और उनके पास अपने रिसोर्सेज है नहीं, केंद्र से उनको मदद लेनी है, तो केंद्र में चाहे मोदी बैठे या राहुल गांधी बैठे, वो जिस पार्टी के होंगे उनके साथ कि उनको ये मोदी और राहुल गांधी की बात नहीं पड़ेगा। मतलब केंद्र में जो सरकार होगी उसके बल पर ये डिफाइन करेगा। और मैं आपको बताता हूँ उदाहरण, 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में, तो जो सिक्किम की सरकार थी ना, वो पूरी की पूरी सरकार बदल गई थी। पूरी की पूरी सरकार कांग्रेस से किस में आ गई थी? जनता पार्टी में। पूरी सरकार सिक्किम की। ऐसा हरियाणा में भी बेशक हुआ था, ठीक है। लेकिन वहां की ये मजबूरी है, मजबूरी भी है, राजनीतिक आवश्यकता भी है कि केंद्र में जो सरकार हो। सौभाग्य से मैं इन 7-8 राज्यों में खूब घूमा हूँ, खूब जा भी चुका हूँ और सारे नेताओं से मिल भी चुका हूँ। त्रिपुरा का महत्व लेकिन अलग है। त्रिपुरा बांग्लादेश से मिला है। अगरतला का जिसका जिक्र अंबिकानंदन सहाय ने किया, अगरतला का जानते हैं आप जहाँ ये जी स्टूडियो है और जहाँ आज तक का स्टूडियो है, इतनी दूरी है हिंदुस्तान और बांग्लादेश में। यहाँ से बैठ करके मैं वहाँ का 3 व्हीलर देखता हूँ। बम्बनवाड़ी है बांग्लादेश में, ठीक है, और काजी रोड है अगरतला में। ब्रेकिंग दे देते हैं क्योंकि त्रिपुरा में पहला रुझान लेफ्ट के पक्ष में है। यहाँ पर क्योंकि बातचीत के बीच में ये अपडेट देना भी जरूरी हो जाता है, लेकिन जिससे पहले मैं यहाँ पर अनिल आनंद सर के पास जाऊं, बहुत ही क्विकली राकेश जी 25 साल का राज लेफ्ट का इतना आसानी से हिल जाएगा क्या? मुझे नहीं लगता। ये बहुत विशफुल थिंकिंग है, चूंकि वहाँ की जो बीजेपी बेशक वहाँ पर सीटें बढ़ाएगी, ठीक है, और पहली बार जो है वो उसकी सीटें आएंगी वहाँ पर त्रिपुरा के अंदर, लेकिन वो इस हद तक बढ़ जाएंगी कि वो अपने बूते पे सरकार बना ले। आई डाउट इट कंसिडरेबली, क्योंकि वहाँ की राजनीति उत्तर भारत की राजनीति नहीं है।
ठीक है सर। त्रिपुरा की राजनीति का एक और मतलब है कि वो बांग्लादेश से मिला है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से कट्टरपंथी तत्व भारत के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं, ये बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स यहाँ पर है जो यहाँ पर पार्ट प्ले करेंगे, क्योंकि काफी जो इनिशियल रुझान आ रहे हैं, नागालैंड में बीजेपी 1 सीट पर आगे और त्रिपुरा में लेफ्ट 1 सीट पर आगे। अनिल आनंद सर, इन शुरुआती रुझानों पर क्या रिएक्शन होगा आपका? देखिए, ये तो आप कह सकते हैं स्टेटेड लाइंस पे हैं जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, लेकिन फिर जैसे राकेश जी ने कहा, अब देखिए त्रिपुरा में 2 सीट्स पर आगे, फिर राकेश जी ने जो कहा आधा 1 घंटा या 1 घंटा हमको इंतजार करना होगा। लेकिन कुछ अगर पूर्वोत्तर की बात की जाए तो राकेश जी ने एक और बहुत अच्छी बात की कि केंद्र का कैसे केंद्र पे डिपेंडेंस है। मेरा ये मानना है केंद्र की पैसे के लिए डिपेंडेंस तो होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर है चाहे या नॉर्थ ईस्ट का अपना रेवेन्यू अर्निंग का कोई सिस्टम ऐसा है नहीं। लेकिन इस डिपेंडेंस को केंद्र में जो भी सत्ता दल आता है वो इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करता है। इतनी करप्शन है नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में, कश्मीर की पॉलिटिक्स में कि बेइंतहा। तो उसी वजह से ये होता है लॉक स्टॉक एंड बैरल। जब सेंटर में कोई नई पार्टी आती है तो लॉक स्टॉक एंड बैरल राजनेता चले जाते हैं, सरकारें चली जाती हैं। तो ये एक बैकग्राउंड है नॉर्थ ईस्ट की भी कि पॉलिटिक्स बहुत करप्ट है वहां पे। दूसरा बात यह कि जैसे त्रिपुरा की बात आपने की, राकेश जी ने कहा कि बहुत मुश्किल है, मुकाबला तो होगा। देखिए, एक बड़ा चुनौती है, मानिक सरकार शायद अपने पॉलिटिकल करियर की पहली चुनौती फेस कर रहे हैं इस बार। कांग्रेस ने बिल्कुल, अंबिकानंद जी ने कहा, कभी अच्छी तरह चुनाव लड़ा नहीं। क्यों नहीं लड़ा ये वो जानते होंगे, लेकिन पहली बार चुनौती मानिक सरकार को मिली है। मेरा यह भी मानना है कि अगर मानिक सरकार जाहिर तौर पे बहुत ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, अभी जब भारतीय जनता पार्टी ने उन पे आक्षेप लगाए कि साहब फलां सूर्य वैली प्रोजेक्ट में पैसे खा गए, तो तुरंत 3 दिन के बाद एक सर्वे आया जिसमें बताया गया कि सबसे कम बैंक बैलेंस वाले मुख्यमंत्री वो है जो 1 लाख से भी नीचे है, 35,000। तो दूसरा मेरा ये मानना है कि अगर इस सारे परसेप्शन की वजह से वो हार जाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा भारत की राजनीति पे कि क्या ऑनेस्टी होना या ऑनेस्ट होना, क्या ये एक बर्डन है, या एक क्वालिटी है। ये अलग बात है, वो जो 3 टर्म रहे, 4 टर्म रहे, मोदी जी 3-4 टर्म रहे, अच्छा किया उन्होंने, लोगों ने जिताया। आज शिवराज 4थी टर्म लेने के फिराक में है, रमन सिंह 3री-4थी टर्म लेने के फिराक में। अच्छा कोई करेगा तो उसको जिताएगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का मतलब बदल गया है पिछले 1-2 दशक में। पहले हम कहते थे कि कोई रूलिंग में है, एंटी इनकम्बेंसी है, अच्छा काम नहीं किया या व्हाटएवर परसेप्शन बन गया तो एंटी इनकम्बेंसी। अब एंटी इनकम्बेंसी मुझे कहीं लग ही नहीं रही है। स्टेट आफ्टर स्टेट चीफ मिनिस्टर रिपीट हो रहे हैं, वही लोग, वही पार्टी चल रही है। हो सकता है, मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आपने कहा, उसका एक मीनिंग नहीं रहा। मतलब उसका मीनिंग क्या हो सकता है कि लोग लोग कंफर्टेबल हैं, ठीक है, जो सत्ता है, जो पार्टी है, उसी को बार बार चांस देते हैं, जो चेहरा मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर काबिज है, उसी को देखने में वो कंफर्टेबल है। देखिए, राजनीति आज के युग में एक परसेप्शन की लड़ाई है। परसेप्शन की लड़ाई, जो अच्छी तरह परसेप्शन बना ले, अपने प्रतिद्वंदी को बदनाम कर ले, अपने काम को मैग्नीफाई करके दिखा दे, वो विजेता है। तो ये खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस युग में तो जो लोग देखते हैं उसी पे विश्वास करते हैं। जो हम अभी बोल रहे हैं या आप कुछ बताएंगे कि नागालैंड में क्या हुआ, तो लोग तुरंत विश्वास करते हैं। परसेप्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज की राजनीति में, बनिस्बत इसके कि वस्तुस्थिति क्या होती है। तो ये एक कारण है कि एंटी इनकम्बेंसी की डेफिनेशन बदली है। बिल्कुल। अंबिकानंद जी, अगर हम यहाँ पर जो एग्जिट पोल आए थे उसके, क्योंकि एग्जिट पोल्स की भी काफी बात होती है और वो शायद काफी हद तक एक तरीके से ये थोड़ा हिंट दे देते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अब इसमें त्रिपुरा की अगर हम बात कर रहे हैं, बाकी मेघालय नागालैंड पर भी जाएंगे, यहाँ पर बीजेपी प्लस को कम से कम 2 एग्जिट पोल्स ने तो सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने का एक इशारा दिया। तो ये इस ट्रेंड को आप कैसे देखेंगे? देखिए, मैं अपनी व्यक्तिगत मान्यता की बात करता हूं। मैं एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को विश्वसनीयता नहीं मानता हूं। और सिर्फ भारत में नहीं, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी, फ्रांस में भी ये एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल पिटे हैं। इसके सैकड़ों उदाहरण हैं आज की दुनिया में, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो त्रिपुरा के बारे महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं, और बिल्कुल भाई साहब ने ठीक कहा कि बांग्लादेश का आप ऑटो रिक्शा देख सकते हैं यहीं से बैठ के, तो वो उससे ज़्यादा करीब नज़र आता है। अब यही देखना है कि भारतीय जनता पार्टी
जो कि एक कल्चरल ऑन स्लॉट भी करती है अपनी विचारधारा के हिसाब से, वो वहाँ के लोकल बंगालियों को किस तरह अपनी ओर, कलकत्ता में तो इसके उदाहरण मिलते हैं कि अपनी ओर कुछ लोगों को उन्होंने आकर्षित किया है, और कांग्रेस से ज्यादा मजबूत स्थिति में आज नजर आ रहा है वेस्ट बंगाल में। क्या त्रिपुरा में ये रिपीट होता है? मेरा अपना निजी मानना है कि मानिक सरकार बिकॉज ऑफ हिज शाइनिंग कैरेक्टर, वो आज भी सीपीएम की स्थिति, देखिए व्यक्तिवाद, मूर्ति पूजा, ये भारत की सदियों से कहानी रही है। और मैं ये मानता हूं कि जितना महत्वपूर्ण राजनीति में कोई राजनीतिक दल है, वैसे ही कोई व्यक्ति होता है। अब मोदी एरा में आप नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व देख रहे हैं और कितना ज्यादा प्रभाव है राजनीति में, उसी तरह त्रिपुरा की राजनीति में मानिक सरकार का प्रभाव है। अगर वो हार जाते हैं और बुरी तरह हारते हैं तो मुझे तो बहुत ही आश्चर्य होगा। अगर हम पूरे इन रैलीज का ट्रेंड देखें, अलग अलग पार्टीज के अलग अलग बड़े बड़े नेता पहुंचे यहाँ पर चुनावी रैली करने के लिए, और ऐसा कहा जाता है कि जब मोमेंट नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ही एंटर्स इनटू द पिक्चर, काफी ज्यादा बदल जाता है। ये हमने शायद गुजरात में देखा था, हाल ही के गुजरात चुनावों में। इसमें अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन और आप तो बिजनेस चैनल के हैं, ये मैनेजरियल स्किल, पर्सनल करिश्मा के अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर है पैसे का। अगर रैली बहुत बड़ी है, बहुत शानदार है, बहुत चमकदार है, तो पैसे काफी खर्च हुए हैं, ये तो स्पष्ट है। मैं उसको भी एक बहुत बड़ा फैक्टर मानता हूं मॉडर्न राजनीति में, लेकिन मैं निजी तौर पे मानता हूं कि व्यक्तिगत प्रभाव भी बहुत असर डालती है चुनावों में। यही तो देखना है कि अपने सादगी, अपने ईमानदारी के बावजूद क्या मानिक सरकार आज हारते हैं या जीतते हैं, और अगर जीतते हैं तो, हारते हैं तो, इसका एक मैसेज पूरे देश में जाएगा। जी राकेश जी, ऐसे मतलब अगर हम नॉर्थ ईस्ट, इन त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड की बात करें, कौन से मुद्दे हैं, खासतौर पर त्रिपुरा की बात करें, देखिए अभी हमारे पास जो फिलहाल ट्रेंड आए हैं, बीजेपी प्लस 4 सीटों पर आगे है और सीपीएम 3 सीटों पर आगे है। फिलहाल 60 में से 7 सीटों के यहाँ पर ट्रेंड्स हमारे सामने आ चुके हैं। जैसे जैसे अब चलिए धनपुर सीट से सीएम मानिक सरकार आगे है, ये एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे बीच में आ रही है। तो राकेश जी, कौन से मुद्दे हैं त्रिपुरा के जहां पर लोगों के बीच में जाने के लिए यहाँ पर पार्टीज को बहुत ज्यादा इन पर ध्यान देना पड़ेगा? देखिए, त्रिपुरा जब से बना है, जब से गठित हुआ है ये राज्य, वहाँ पर वामपंथियों का शासन है, वामपंथी शुरू में कांग्रेस के बाद। लेकिन जिस प्रकार से अपोजिशन की भूमिका वहाँ कांग्रेस निभाती रही और हमेशा सेकंड फिडल पर रही अपोजिशन में भी, हालांकि दूसरी कोई चुनौती नहीं थी, उन्होंने एक मुद्दा वो आगे रख देते थे वामपंथी या मानिक सरकार के शासन के दौरान, कि जो अलग से एक जो आदिवासी लोग हैं उनका एक अलग से राज्य बनना चाहिए। तो ये कांग्रेस का मुद्दा होता था और कुछ उनके खिलाफ मिलता नहीं था, मानिक सरकार के खिलाफ। तो यही मुद्दा जो है इस बार बीजेपी ने बनाया, और बीजेपी के साथ ये रहा कि जो तृणमूल कांग्रेस से पहले 7 या 8 एमएलए तृणमूल कांग्रेस में गए, और तृणमूल कांग्रेस से वो बीजेपी में आ गए। तो अगर इस बात को लोग ये समझते हैं, बीजेपी वाले इस खुशफहमी में हैं कि उनकी अपनी ताकत वहां पैदा हो गई है या ताकत पैदा हो सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई होगी। क्योंकि जो लोग त्रिपुरा की राजनीति को जानते हैं और त्रिपुरा को समझते हैं, वो ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहाँ भारतीय जनता जैसी उत्तर भारत या हिंदुत्ववादी पार्टी अपनी जड़े जमाने में 1 सदी लेगी। बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट सर आपने बोला, क्योंकि बीजेपी की बात हम करते हैं तो हम एक्चुअली हिंदुत्व की बात, क्योंकि वो एक साथ में एक टैगलाइन से जुड़ गया है। अनिल आनंद जी, क्या इस टैगलाइन के साथ नॉर्थ ईस्ट में भी ये जो फॉर्मूला है वो चल सकता है, क्योंकि बाकी राज्यों में तो ये फॉर्मूला हिट रहा है?
देखिए, टैगलाइन मैंने और आपने तो नहीं लगाई, बिल्कुल नहीं। ये तो उस पार्टी की सोची समझी रणनीति है जो 1990 जानना चाहते हैं कि 1990 के रणनीति दशक काम आ पाएगी से राम मंदिर की मूवमेंट से शुरू हुई, और अडवाणी जी ने खुद लेख लिख के ये कहा कि साहब अगर हम नहीं करते तो कांग्रेस ही हमारा हिंदुत्व वाला इशू भी ले जाती। उन्होंने द्वार खोले, खैर वो अलग एक हुआ। ये उनको लगता है कि उनके पास एक ही पोटेंट वेपन है कि हिंदू सेंटिमेंट को जगाना। उसका एक रीजन है, वो एक डायरेक्ट अटैक वो कांग्रेस पे करते हैं जिसका उनको फायदा भी मिला है, मुस्लिम अपीजमेंट वाला। तो कहीं ना कहीं वो हिंदू माइंडसेट को उस तरह से जगाने की कोशिश करते रहते हैं। अब वो कई जगह पे कामयाब हुआ, कई जगह पे बहुत कामयाब हुआ, उत्तर प्रदेश जैसी राज्य में, कई जगह नहीं हुआ, मार्जिनली। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, त्रिपुरा में हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या वो हो सकता है, क्या वो इस ट्रैप में आते हैं कि नहीं, ये देखने उसका एक रीजन है। उसका रीजन फिर मैं वही अंबिकानंद जी ने जैसे कहा कि इतना लंबा मानिक सरकार की इतनी लंबी सरकार रही, अगर वो वाकई इतने बहुत अच्छे, मैं नहीं कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, लेकिन सादगी उनकी जो एक परसेप्शन है। अब देखिए, मनोहर पारिकर को आप लीजिए, मनोहर पारिकर कोई बहुत कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन प्रूव नहीं हुए हैं, ना ही एज मुख्यमंत्री और एज डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं, लेकिन उनकी परसेप्शन जो थी कि साहब इतने सादे हैं, स्कूटर पे बैठ के सेक्रेटरीट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो उनका प्लस पॉइंट बन गया। आज की डेट में भी उनका अलायंस उनके बीमार होने से ढुलमुल था, तो उनके अलायंस पार्टनर से कह दिया कि अगर वो है तो अलायंस है। बिल्कुल, पर्सनालिटी का कुछ एक फैक्टर्स है जो लोगों को भा जाता है। यही वजह है कि माणिक सरकार जो है, हमने आपको दिखाया भी, वो अभी अपनी सीट से आगे चल रही है। यहाँ पर ट्रेंड जल्दी से आपको बता दें, नागालैंड में बीजेपी एक सीट पर आ गए, मेघालय में फिलहाल कोई रुझान अभी तक सामने नहीं आए हैं, और त्रिपुरा में बीजेपी लेफ्ट में कांटे की टक्कर चल रही है। फिलहाल जो हमारे पास रुझान सामने आ रहे हैं, त्रिपुरा में 4 सीट पर बीजेपी आगे है, तो 6 सीट पर लेफ्ट आगे है। तो जितनी भी अब तक हमने चर्चा की अनिल जी, वहां के कल्चर को लेकर, वहां की जितनी भी स्थिति को लेकर है, इस बार तो काफी जो चुनाव थे बेहद अस्थिर माहौल में भी हुए थे, कई संगठनों ने चुनाव का बहिष्कार भी कर लिया, किसी तरह से चुनाव हुए, और सभी सीटों पर कांग्रेस तो अपने उम्मीदवार तक खड़ा नहीं कर पाई थी। तो इन सब के बीच में बीजेपी की तरफ से ऐसा रुझान आना, इस स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी प्लस आ रहा है, बीजेपी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने में प्लस में बीजेपी के कितने और उनके कितने हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि क्यों एक मिनट, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि नागालैंड में बीजेपी एक तो प्रचार प्रसार बहुत अच्छा होता है, अंबिकानंद जी ने जैसे इंगित भी किया है, इंडिकेट भी किया, कई चीजें होती हैं, पैसा भी है। दूसरा, एक आपको याद हो तो सरकार ने, मोदी सरकार ने आते आते एक नागालैंड अकॉर्ड की बात की, अकॉर्ड हो गया, किसी को पता नहीं है, इट इज अंडर रैप्स। अनिल जी, आपको दो सेकंड में रोकूंगी। त्रिपुरा में लेफ्ट 12 सीट पर आगे है, तो वहीं बीजेपी फिलहाल लेफ्ट से आगे है, मतलब त्रिपुरा में जो बीजेपी है वो 13 सीट पर आगे है, जितना मैं अभी जानकारी ले पा रही हूँ। कांग्रेस ने अपना खाता खोला है रुझानों में, 1 सीट पर आगे है, तो फिलहाल अभी भी कांटे की टक्कर बरकरार है। अनिल जी, बात पूरी। सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि कांग्रेस ने खाता खोल लिया त्रिपुरा में, क्योंकि कांग्रेस की नागालैंड में तो कैंडिडेट ही नहीं मिले, त्रिपुरा में भी बहुत बुरी हालत है उनकी। तो ये एक सिग्निफिकेंट खबर है, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे वो अलग बात है। तो मैं बात कर रहा था कि क्यों बीजेपी का ज्यादा खबरों में है या डिस्कशंस में है नागालैंड में। नागालैंड अकॉर्ड अभी तक किसी को नहीं पता क्या हुआ है। कुछ इंडिकेशंस ये हैं कि उनकी एक डिमांड थी, जैसे राकेश ने कहा अभी, एक ग्रेटर नागालैंड बनाने की, जिसको नागालिम कहते हैं वो अपनी भाषा में वहां पे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, कुछ विशेषज्ञ भी कह रहे थे अपने नॉलेज की बेसिस पे, कोई इंडिकेट केंद्र की सरकार ने किया है कि उस ओर हम बढ़ सकते हैं, लेकिन वो बड़ा खतरनाक एक आयाम होगा, क्योंकि आपको ग्रेटर नागालैंड बनाना है तो बाकी राज्यों से एरियाज काट के, नागा बाहुल इलाके जो है उनको काट के बनाना होगा, जिससे कि बाकी स्टेट्स की इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन होगा। हाँ, वो क्योंकि एक डिबेट बनी है वहां पे, हो सकता है उनको आस्था जागी हो, उनको एक हुआ हो विश्वास के साथ ये सरकार आ गई है, इनको अगर हम जिताएं तो शायद नागालिम की बात बन जाए, अकॉर्ड है, हो चुका है, बाहर निकलेगा, शायद उसमें ये हो। तो एक ये फैक्टर बहुत बड़ा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं होगा, हो सकता है कि एक डिस्कशन में भारतीय जनता पार्टी अपने बाकी चीजों के अलावा वहां के लोगों के जहन में या डिस्कशन में आई। ये आपने सही बोला कि चुनाव से पहले वैसे वादे भी बहुत किए जाते हैं। नहीं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सक्षम है, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी हाँ, क्योंकि हमने मुझे आज सुबह ही ध्यान आ रहा था, वो नेताजी फाइल्स का कहीं पता ही नहीं चला, उस पे तो 2014 का पूरा इलेक्शन हो गया। बिल्कुल, क्योंकि हम चुनावी वादों की बात करते हैं और उसके बाद हकीकत में तब्दीली की भी बात करते हैं अंबिकानंद जी। तो यहाँ पर चलिए चुनावी वादों की तरफ अभी
नहीं जाते हैं, क्योंकि हकीकत में कब तब्दील होते हैं काफी ज्यादा वक्त लगता है इसमें। लेकिन जैसा कि अनिल जी भी कह रहे थे, काफी मांगे वहां पर जरूर है। एक शायद रे ऑफ होप है वहां पर लोगों को कि नई सरकार आएगी तो शायद उनकी जो जितनी भी मांगे थी वो पूरी होने की उनको उम्मीद है, तभी शायद वो चाहते हैं कि हाँ किसी नए को लाया जाए राज्य में। देखिए, नॉर्मल टाइम और इलेक्शन टाइम में बड़ा फर्क होता है। वादे सब इलेक्शन टाइम में होते हैं, डिलीवरी होती है नहीं होती है ये तो 5 साल में देखा जाता है। तो ये बात जरूर है कि बीजेपी में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की बात कर रहा था, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल में एक और बात शामिल होती है जिसको प्रोपेगेंडा स्किल कहते हैं। तो जबरदस्त पार्टी है प्रोपेगेंडा के लिहाज से। तो हो सकता है नागालैंड वासियों के मन में ये बात हो रही होगी कि अब मोदी जी की सरकार है और वो हमारी शायद ये मांग मान लेगी। लेकिन क्या एग्जैक्ट मांग और क्या एग्जैक्ट सरकार ने किया है, जैसा मित्र ने बताया कि ये अभी किसी को पता है नहीं, ये तो वायदों की बात है। आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। फिलहाल अपडेट दे दें अपने दर्शकों को। अभी जो हमारे पास ट्रेंड सामने आ रहे हैं, नागालैंड में 10 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे है, जिसकी अभी हम बात करें चर्चा में। एनपीएफ फिलहाल 2 सीटों पर आगे है। मेघालय की बात करते हैं तो फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस और अन्य 4 सीटों पर आगे है। तो यहाँ पर फिलहाल कोई स्थिति क्लियर नहीं है। वहीं उसके अलावा अगर हम त्रिपुरा की बात करें, उसके भी ट्रेंड्स बता दें जरा। यहां पर कांटे की टक्कर है। बीजेपी प्लस 13 सीटों पर आगे है, सीपीएम 12 सीटों पर आगे है। मेघालय में फिलहाल स्थिति थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही है राकेश जी, कि मेघालय में आखिरकार किस तरीके से क्या ट्रेंड सामने निकल कर आ सकते हैं। फिलहाल जो मिले जुले जो एकदम कंफ्यूजिंग जो ट्रेंड सामने आ रहा है, उसको देखकर आपकी क्या यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है? देखिए, मेघालय में भी बहुत उठक पटक रही है पीछे। वहां पर जो अपने जो देखिए बीच में ट्रेंड हम बता दें, यूडीपी अब 2 सीटों पर आगे। चलिए एक और पार्टी ने अपना खाता खोल लिया। हाँ, देखिए जो वहाँ संगमा साहब थे, लेट संगमा साहब, तो उनका भी काफ़ी प्रभाव रहा मेघालय में। और जैसे पहले अनिल ने बताया था कि वहाँ गारो, मेघालय के बारे में शायद कह रहे थे कि जो गारो हिल्स इलाका है, वहाँ की जो गारो ट्राइब है, उसमें एनसीपी का ख़ास तौर से जो है वो दबदबा रहा, संगमा साहब जब तक जिंदा रहे। लेकिन मेघालय को कुल मिलाकर के हम कांग्रेस का गढ़ ही कहेंगे। शुरू से ही वहाँ पर कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस में हालांकि बहुत उठक पटक होती रही, जो चलता है राजनीतिक, लेकिन बीजेपी कांग्रेस तो इक्वली हाँ वहाँ पर कदम ताल कर रही है। वहाँ पर मेघालय चैलेंज करेगी, वहाँ पर चैलेंज करेगी, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको अपने साथ मिलाया है। मैंने कहा ना, इन सारे राज्यों में बीजेपी की अपनी ताकत नहीं है। बीजेपी दूसरे के कंधे पर चढ़ करके तब वो कूद रही है। सर वो भी तो एक ताकत ही हुई। हाँ, ऑब्वियसली नहीं, किसी को साथ लेकर अगर वो चुनाव जीत जाते हैं। अब ये बात अलग है कि बीजेपी बाद में उन्हें शेर बनाती है, बकरी बनाती है, ये बात अलग होती है। जैसा हम हरियाणा में देख चुके हैं, बिहार में नजर आ रहा है, हरियाणा में हम देख चुके हैं कि वहाँ चौधरी बंसीलाल जिनका डंका बजता था, वो बाद में किस तरीके से मिमियाने लगे थे बकरी बन करके। तो ये बीजेपी की राजनीति का ये एक बहुत बड़ा नुस्खा भी है। अब अगर, लेकिन मैं बीजेपी के कोई खिलाफ नहीं हूँ, कांग्रेस के पक्ष में नहीं हूँ, किसी से कोई मेरा लेना देना है नहीं। लेकिन मैं एक बात आपको अब साफ कर देना चाहता हूँ कि ये सारे राज्यों में, जितने उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इनमें जो बदलाव, क्या त्रिपुरा में क्या कहा, पार्टी चलो, क्या बोला अंबिकानंद जी, पार्टी चलो, क्या बोला, क्या नारा था बीजेपी का, बीजेपी बदलाव वहाँ की लोकल भाषा में। तो इस तरफ आकर्षण होना स्वाभाविक है लोगों का, चूंकि एक ही सरकार के शासन उन्होंने देखा है। तो दूसरी तरफ वो जिस तरीके से जो अपेक्षाएं उसमें जगाई गई हैं, प्रधानमंत्री वहां गए, कुछ छोटी मोटी बात है। भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने वहां रैली की, कोई छोटी बात है? सर उनको तो करनी थी, बातें नहीं है सर, उनको तो करनी थी। प्रधानमंत्री की रैली होना कोई छोटी बात नहीं है वहां पर, एक त्रिपुरा जैसे राज्य के अंदर। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। और वहां पर उनकी लोगों की अपेक्षाएं, बीजेपी किसी राज्य को हल्के में तो नहीं लेती। लोगों की अपेक्षाएं, क्योंकि बीजेपी बढ़ती हुई पार्टी है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए बीजेपी को अभी शासन करना है, वो शासन करना चाहती है।
और वो सारे लोगों को विश्वास दिलाना चाहती है कि वो केवल अब उत्तर भारत की पार्टी नहीं रही है और 2019 का इलेक्शन उसके सामने है लोकसभा का। तो ये सारी बातें हैं। एक बात मैं तो लेट मी कंप्लीट। ये सारी बातें हैं, लेकिन जो असली सवाल है, जो नागालैंड का जो आपने मुख्य सवाल पूछा, तो नागालैंड में इतना आसान नहीं है। आप देखिए वहाँ पर, चूंकि नागालैंड के लोगों की जो अपेक्षाएं, अभी NCNIM अभी एक ग्रुप से, कभी नागालैंड से हमने कभी हिंदुस्तान की धरती पर वहाँ के जो विद्रोही हैं उनसे बातचीत तक हमने नहीं की है। सर देखिए, नागालैंड के तो फिलहाल जो नागालैंड के ट्रेंड्स देख लीजिए ना सर, बीजेपी प्लस 10 सीटों पर आगे है, NPF 2 सीटों पर। ठीक है, अनिल आनंद जी आपके पास आते हैं। उमेश जी शायद आप एक यहाँ पर बीच में बात आपको कोई याद आई थी? नहीं, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ओवरऑल, हम 2019 के संदर्भ में बात कर रहे हैं अभी, कि उनकी एक स्ट्रैटेजी है। वो जानते हैं कि जिसको हम मेनलैंड कहते हैं, और खासकर उत्तर भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इस किस्म के राज्य, यहाँ उनकी संख्या घटेगी, तो मेकअप कहाँ से करेंगे? तो ये मेकअप करने के क्रम में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में अच्छी तरह पैठ बनाते हैं तो शायद यहाँ से कुछ भरपाई होगी। इसी तरह वो निगाह गड़ाए हुए हैं तमिलनाडु पे। सर मेघालय में, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मेघालय में तो अन्य जो है वो 9 सीटों पर आगे है। ये अन्य कौन? ये अन्य कौन है? और बीजेपी और जो कांग्रेस है वो 4-4 सीटों पर आगे है। अनिल जी अब आपके पास मैं आऊंगी। मेघालय के जो ट्रेंड्स अभी सामने आ रहे हैं उनको देखकर आप अभी क्या ऑब्जर्व देखिए, ये अन्य जो है ये मोस्टली पूर्णो सांगमा की पार्टी जो है, जो अब उनकी बेटी और बेटा चला रहे हैं, ये ज्यादा तो कुछ इंडिपेंडेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ इंडिपेंडेंट भी काफी जीतते हैं, निर्णायक साबित हो सकते हैं। मैं आपको वही बात करने जा रहा हूँ। जिस तरह की पृष्ठभूमि है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, छोटे स्टेट्स, छोटी असेंबली, छोटे वोटर का नंबर, तो यहाँ अन्य बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा। छोटी असेंबली में तो यह है कि पार्टी सरकार की सरकार डिफेक्ट होकर चली जाती है, वो आसान होता है। द स्मॉलर द असेंबली द मोर द प्रॉब्लम। तो दूसरी बात यह है कि जो अन्य और इंडिपेंडेंट, जिसमें अन्य में छोटे छोटे ग्रुप्स भी होंगे वहां पे, मैं रीजनल पार्टी किसी को वहां मानता नहीं हूं, दे आर स्मॉलर ग्रुप्स। तो ये बना लेते हैं इलेक्शन के लिए, जीत जाते हैं कुछ सीटें, भाव तोल करते हैं। ये अन्य जो है, जितने ये ज्यादा जीतेंगे बीजेपी को उतना ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आप अगर एक बीजेपी की एक पॉलिसी देखिए 2014 के ऑनवर्ड, इन्होंने जहां भी ऐसा कुछ इनको करना पड़ा अपनी मेजॉरिटी बनाने के लिए, तो उन्होंने इसको बड़ी ऑनेस्टली माना भी है कि हम एक बढ़ती हुई पार्टी हैं, जो भी हमारे साथ आना चाहेगा, जहां हम किसी को लाना चाहेंगे हम लाएंगे। तो अन्य, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे छोटे ग्रुप्स हो, जितने वो ज्यादा जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी को उतना फायदा है। बिल्कुल। अमिकानंद जी आपसे मैं बात करूं से पहले जरा दर्शकों को रुझान भी दे दूं। नागालैंड में 17 सीटों पर रुझान सामने आगे, बीजेपी प्लस 13 पर आगे है, NPF 3 सीटों पर आगे है। मेघालय पर बात करें, 17 सीटों के रुझान सामने, बीजेपी 4 पर आगे, कांग्रेस 4 पर आगे और अन्य 9 पर आगे, जिस पर अभी अनिल जी ये भी बता रहे थे कि अन्य काफी ज्यादा निर्णायक यहाँ पर साबित होंगे। त्रिपुरा में 34 सीटों पर, त्रिपुरा में काफी तेजी से ये ट्रेंड बदल रहे हैं। बीजेपी प्लस 17 पर आगे है, कांग्रेस 1 पर आगे है और CPM 16 सीटों पर आगे हैं। तो फिलहाल ये ट्रेंड्स हमारे सामने हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 2019 की बात कर रहे हैं और हम वैसे पिछले अभी 2 बड़े बड़े चुनाव हम पिछले साल और इस साल देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश के और गुजरात के। उत्तर प्रदेश में तो एक स्वीपिंग विक्ट्री थी बीजेपी की जी। गुजरात में लेकिन कांटे की टक्कर हो गई, मतलब उनका अपना गढ़। अब गुजरात के बाद नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शन, जहां पर असल में शायद जो पार्टी है बीजेपी वो सोचने पर मजबूर हो गई होगी कि हम तो 150 प्लस की बात कर रहे थे और सिर्फ डबल डिजिट में ही 99 के फेर में फंस के रह गए। तो 99 का फेर और प्लस नॉर्थ ईस्ट का इलेक्शन, उसके बाद काफी एक आत्ममंथन तो पार्टी के अंदर जरूर चल रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा बीजेपी खुद जानती है कि 2019 का चुनाव प्रोपेगेंडा किसी स्तर का हो, लेकिन सच्चाई ये है कि 2014 में जितनी मजबूत पार्टी बीजेपी थी आज की डेट पे नहीं है। और उसका प्रमुख कारण है प्रॉमिसेस और डिलीवरी के बीच का गैप। तकरीबन 4 साल इनके सत्ता को हो गया है और लोगों को मालूम है कि क्या प्रॉमिस था और क्या डिलीवरी है। विरोधी पक्ष इनकी कमियों को उजागर कर रही है और
जाहिर है कि आगे और भी तेजी से करेगी। दूसरी एक बदलाव हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की बेसिक इमेज थी पार्टी विथ ए डिफरेंस, इसलिए यूथ मिडिल क्लासेस बहुत तेजी से आकर्षित होते थे। इधर कुछ घटनाएं हुई इंक्लूडिंग नीरव मोदी कि ये परसेप्शन बन रहा है कि चरित्र के मामले में कोई खास फर्क नहीं है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। ऐसा एक पब्लिक परसेप्शन बिल्डअप हो रहा है। तो इन कारणों से और इसका राजनीति में परसेप्शन का ही प्रभाव पड़ता है वोटिंग में। तो उनको मालूम है कि 2019 में बहुत से ऐसे राज्य जहां जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिल्कुल सर, उत्तर बीच में जरा इलेक्शन ब्रेकिंग दे दे। त्रिपुरा में बीजेपी लेफ्ट से आगे है। त्रिपुरा में 18 सीट पर फिलहाल बीजेपी आगे है, तो 16 सीटों पर लेफ्ट आगे है। अम्बिकानंद जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये गंगा यमुना घाटी यहां भी जो चुनाव होंगे 2019 में, ऐसी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो चरम पे, जैसे गुजरात में 25 में 25 जीत गए, राजस्थान में ऑलमोस्ट स्वीप, उत्तर प्रदेश 80 में 72, इनफैक्ट 73, 73 सीट्स जीत गए। इतनी तो नहीं रहने वाली है। अगर उनको सत्ता में लौटना है 2019 में तो नॉर्थ ईस्ट से और साउथ से, इसीलिए वो रजनीकांत पे भी बैंक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद पूर्वोत्तर के बाद दक्षिण का गढ़ है। और अभी कर्नाटका में चुनाव होने वाले हैं। वहां की जो खबर आ रही है छन के, ऐसा नहीं कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, हर बात जानता हूँ, लेकिन जो खबर वहां कर्नाटका से आ रही है, भारतीय जनता पार्टी वहां भी शायद हार जाएगी। अच्छा, तो कहीं से भरपाई करनी है, इसीलिए 2019 बहुत ही रोचक होगा। और इसी कड़ी में नॉर्थ ईस्ट में कितना पैठ बना पाते हैं। यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि आसाम में जो अभूतपूर्व बीजेपी की जीत हुई थी पिछले असेंबली चुनाव में, उसका कारण था अलायंसेस। जी जी जी, कांग्रेस अलायंसेस मिस कर गई और भारतीय जनता पार्टी अलायंस में सफल रही और अलायंस की जीत हुई। बीजेपी तो अब इसमें मास्टर हो गया, मास्टर बीजेपी तो अलायंसेस में मास्टर हो गई। इसमें कोई शक नहीं।